गुड इवनिंग सभी को। ओम शांति। सभी का आज के रिट्रीट के छठे दिन में स्वागत है। वेरी अप्रिशिएटिव कि सभी बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन होते हैं। कितना उमंग उत्साह है और आपका उमंग उत्साह देखकर हमें भी उमंग उत्साह आता है। सो थैंक यू आपके सहयोग के लिए। तो कल जो हमने देखा, जो सीखा, वो रिवाइज करेंगे। तो कल हमने रामायण की कहानी नई तरह से देखी और देखा कि ये सब कुछ इस समय हर एक के लिए ये कहानी अप्रोप्रिएट है। हर एक के साथ ये हो रहा है। तो कहानी में हमने देखा कहानी में है सीता, राम, उनका बहुत वंडरफुल राज्य है और उस राज्य के बाहर रावण है। उनकी राज्य की ये सीमा है और जिसे हमने कहा अज्ञानता की रेखा। तो जो राम और सीता के राज्य में है वो पूरे प्रकाश में है, पर रावण का राज्य यानी अज्ञानता का प्रतीक। और रावण यानी जो दुख लेना और दुख देना, ये उसका धर्म है। और किसी को भी जब वो सुखी देखता है तो चाहता है कि क्यों है ये सुखी है, ला मैं उन्हें अपने राज्य में लेके आता हूँ। तो यही उसका मिशन है। और उसकी नज़र हमेशा सीता के ऊपर होती है। तो उसने सोने के हिरण को भेजा, बिल्कुल अज्ञानता की लाइन के, राज्य के लाइन के वहाँ उसको खड़ा किया, क्योंकि वो अंदर तो नहीं जा सकती है। तो सीता प्रलोभित हो गई और उसने सोचा कि ये हिरन कितना अच्छा रहेगा मेरे राज्य में। तो वो लेने गई, बट जैसे ही उसने वो रेखा पार कर ली, यानी जैसे ही वो अज्ञानता में आई, वो रावण की गुलाम बन गई। और जो सीता, जो एक रानी है अपने राज्य की, जिसके पास सब कुछ है, कोई भी कमी नहीं है, सुख शांति, उसका उसका जीवन ही नेचुरल नॉर्मल वही है। पर अब वही सीता बिल्कुल दुख में है, चिंतित है। और रावण भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसके 10 शीश दिखाने के लिए है, बट हमने कल देखा कि अनगिनत सिर है। और हर सिर यानी फॉल्स आइडेंटिटी, जो जो सीता के अंदर जो जो फॉल्स आइडेंटिटीज है, वो रावण के एक एक सिर को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल सम ये फॉल्स आइडेंटिटीज का होता है सभी विकार। तो ये एक बहुत जानने की बात है, क्योंकि हमने कहा कि मुझे रावण का सिर एक एक निकालना है, यानी अगर क्रोध निकालना है तो ये हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ कहीं ना कहीं क्रोध जुड़ा है, कहीं ना कहीं अभिमान है, कहीं ना कहीं लोभ है, मोह है। तो जब हम ये सच्चाई को समझते हैं कि ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज है, वो रूट कॉज है सभी विकारों का, सभी दुखों का, दर्द का, चिंताओं का, डर का, तो ये एक समझने की बात है। और राम समय पर आता है, उसे पता है अभी सीता बिल्कुल परेशान हो गई है। तो राम आया है और मैसेज दे रहा है सीता को कि सीता, अगर आप चाहती है तो आप यहाँ से बाहर निकल सकती है और मैं हूँ, मदद करूँगा। और यहाँ पे शर्त ये है कि डिसीजन है वो सीता को लेना पड़ता है। अगर सीता चाहती है तो वो इस रावण के राज्य से, रावण के कैद से बाहर निकल सकती है। पर रावण भी बहुत चालाक है, बहुत जिद्दी है। वो किसी को भी इतने आसानी से जाने नहीं देता है। वो चाहता है कि सभी यहीं रहे,
वो क्योंकि अगर वो चली गई, सीता है चली गई, तो रावण मर जाएगा। तो उसने असिस्टेंट रखा है, वो है माया। माया यानी कल हमने देखा कि उल्टी बुद्धि, बहुत चतुर है माया, बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो है उल्टी बुद्धि, जो सीता को राम के पास जाने नहीं देगी। और जैसे रावण को पहचानना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही माया को भी पहचानना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये एक हर आत्मा के अंदर चल रहा ये एक साइको ड्रामा है। तो इस ड्रामा के कौन से एक्टर्स हैं उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस माया और रावण के पंजे से जब सीता छूटेगी, तब वो वापस प्रिंस का या रानी का अनुभव कर सकती है। तो माया क्या कहती है? माया के अनेक इंटेलिजेंट बातें हैं जो अंदर ही अंदर वो सीता को बताती है। सीता उसकी बेस्ट फ्रेंड, सीता समझती है माया उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो सबसे बड़ा जो है वो माया कहती है बाद में कर लेना। इसके बारे में हमने बहुत कल सुना, सो हम क्विकली देखेंगे हर एक अलग अलग युक्तियाँ जो माया रचती है, सो जो सीता यहाँ से छूटे नहीं। सीता को कहती है तुम कमज़ोर हो, ये बहुत मुश्किल रहा है, यहाँ से ऐसे कोई छूट नहीं सकता है। फिर अनेक बहाने देती है, फिर शक भी लाएगी कि क्या ये सच्चा राम है, नहीं पता नहीं कौन है। फिर बहुत लंबी विधि है, ये हम इतना हमने सुना है, ये एक जन्म में नहीं हो सकता है। और बिजीनेस, क्या सारे ही बिजी है इस समय, किसी के पास ज़रा भी टाइम नहीं है। पर राम के भी एंटीडोट्स है, यानी राम भी हमें ना, उसी समय राम भी हमें कह रहा है कुछ। तो राम का अगर सुनेंगे तो राम कहता है कि बाद में नहीं, अभी। कमज़ोर नहीं, शक्ति है, शिव शक्ति है ना। ये मुश्किल नहीं, ये सहज राजयोग है। जैसे अब हमने देखा, अगर पत्थर बुद्धि से करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल है, पर अगर पारस बुद्धि यूज़ करेंगे तो ये अति सहज राजयोग है। पर कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। और हर कोई भी एक्सक्यूज़ होगा, कोई भी कारण है तो उसका निवारण भी होता है। अगर कोई शक है, कुछ समझ में नहीं आती है बात, तो स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। हाँ, ये लंबी विधि नहीं है, हमने कहा है 1 सेकंड की बात है। 1 सेकंड, एक 1 सेकंड में हमको ये बात समझ में आ सकती है। और बिजी है, सभी बिजी है, ये भी मानते हैं। पर एक एक मिनट की प्रैक्टिस, एक एक मिनट की प्रैक्टिस, ये विजय विजय का जैसे द्वार है। तो अब हमने देखा कि एक गुप्त खेल चल रहा है ना सभी आत्माओं के अंदर। और ये ऐसा गुप्त खेल है कि रावण ने सभी सीताओं को बेहोश कर दिया है। और जब कोई बेहोश होता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि वो कोई कोई खेल में है, क्योंकि उसे कुछ, वो तो सूझ बूझ खोई है उसने। तो यहाँ पे भी सीताएं, ये खेल है, ये भी उन सीताओं को पता नहीं है, क्योंकि वो सभी, रावण ने ऐसा उनको बेहोश कर दिया है कि क्या चल रहा है आसपास उन्हें कुछ खबर नहीं है। पर जो इस खेल को समझता है, जो इसको जीत जाता है, तो उसे अनेक जन्मों के उसके उसको प्राइस है। और जो अनअवेयर है, यानी जिनको पता ही नहीं है जो ये खेल चल रहा है, वो अनकॉन्शियस है। तो जब सीता जब जागती है, तो क्या ना, कैसे पता चलेगा कि सीता जाग गई है? खेल तो चल रहा है, कोई है जो जिसको बिल्कुल ही पता नहीं है, कोई है जिसने जाना भी है। बट आत्मा ने जब जाग गई है तो वो उसे कैसे पता चलेगा? वो समझ जाती है कि वो अविनाशी है। राम के मैसेजेस को वो जान जाती है, वो अविनाशी है, वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसका घर अनादि है। और उसकी जो दुनिया है, वो इस नाटक की दुनिया से, इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल स्वतंत्र है। वो उसके स्वतंत्रता को महसूस करती है, उसे पता चल जाता है कि ये पराई दुनिया है। ये जो जो
बेहोशी में मुझे जो सच लग रहा था वो सच नहीं है। इतनी उसको जागृति आ जाती है। और ये भी उसे पता चलता है कि वो किसी भी हानि से परे है। उसे ये तीनों लोकों में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, ना कोई भी ड्रामा का सीन नहीं जो उसे कोई भी हानि पहुंचा सकता है। केवल उसे जागृत रहने की ज़रूरत है, होश में रहने की ज़रूरत है। और हम ये देखेंगे कि ये जो सीता की जो लड़ाई है न रावण और माया के साथ, ये अंत तक चलती है ना। अगर हम अभी जाग गए हैं और अगर हमें उस लड़ाई की अगर महसूसता नहीं हो रही है ना, अगर हमें ये होश में रहने के लिए जो सीता को जो अम, प्रयत्न करने पड़ते हैं या जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, अगर हम उस पुरुषार्थ को कर नहीं रहे हैं तो हमें ना ये समझ जाना चाहिए कि अभी भी हम बेहोश हैं, क्योंकि ये एक बहुत फियर्स लड़ाई है, बहुत घनघोर युद्ध है। रावण और माया सीता को इतने जल्दी उसके चंबे से जाने नहीं देती है। बट अगर सीता एक कदम उठाती है तो राम की मदद है और विजय तो उसकी होनी ही है। तो कल हमने ये देखा और आज हम अखिला बहन को वेलकम करेंगे आज के सेशन के लिए। वेलकम है अखिला बहन। थैंक यू किरण भाई। और इतना स्पष्ट आपने बताया। तो आपने जो अभी कहा ना, लास्ट में जो आत्मा जागृत हो जाती है तो कैसा अनुभव होता है, तो चलिए हम सभी उस अनुभव में आते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। जहां पर भी हैं हम फिर से कहेंगे, थोड़ी देर मल्टीटास्किंग ना करें और थोड़ा अलर्ट और फोकस्ड रहिए। जागने की अवस्था क्या होती है? हम सभी सोल्स हैं, पूरे 800 करोड़ इस दुनिया में सोल्स हैं, लेकिन जगे हुए कौन है? वो जागना क्या होता है उसका हम अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। 1 सेकंड का खेल है ये, 2 सेकंड नहीं, बाबा कहते हैं 1 सेकंड का खेल है। इसी सेकंड में हम अपनी बेस्ट बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट दृष्टि, बेस्ट वृत्ति। और ये आत्मा का दृष्टिकोण है, वो देख रहा है कि एक तरफ खेल चल रहा है, ड्रामा जिसे कहते हैं, दूसरी तरफ उसकी दुनिया है। क्योंकि ये ड्रामा है, ड्रामा का कोई महत्व नहीं होता है, ड्रामा ड्रामा होता है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में अब तक हुआ वो ड्रामा था। कितना बड़ा वंडर है, सब कहानी थी। जो कुछ सुबह से अब तक हुआ वो भी कहानी में हुआ। तो हम कहानी को फुल स्टॉप देते हैं ज्ञान के साथ और खुद को उस गोल्डन रेड लाइट में देखते हैं। जैसे कि हमने खुद को इजाजत दी है घर जाने को, फुल स्टॉप लगाकर। अब आप फ्री हैं अपने घर को अनुभव करने के लिए। खुद को देखते हैं हम उस सुनहरे रंग के लाल प्रकाश में। ये घर नहीं है, ये तो वंडरलैंड है। घर भी है, वंडरलैंड भी है, अद्भुत दुनिया। चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट और आप उस लाइट के भीतर
हम उस साइलेंस और लाइट को अनुभव कर रहे हैं। देखते हैं आत्मा अविनाशी है यहाँ। ये जो आत्मा आत्मा कहते हैं उसका एक दूसरा नाम है इमोर्टैलिटी, अविनाशी, वो मरती नहीं है कभी भी। थोड़ी देर के लिए क्या होता है अविनाशी होना, इसको आप महसूस करें। आपको कोई मार नहीं सकता। आप जैसे नीचे जाते हैं वैसे ही ऊपर आ जाते हैं। जरा भी आंच नहीं आती। इसको महसूस करके देखें। चैन की फीलिंग, निश्चिंतता, एक साइलेंट जॉय, सुख की फीलिंग। और ऐसे ही बाकी भी हैं, वे सब भी अविनाशी हैं। जैसे जो नीचे जाता है वो वैसे ही ऊपर आ जाता है, गारंटीड। और जो भ्रम में लगता है कि गायब हो गया है कोई स्थूल दुनिया से, वे सब भी यहाँ पर है, सुरक्षित। जैसे कि कोई जादू हो। और ये है ही जादुई दुनिया, आत्मा यानी जादू करती है। सोल्स मैजिकल होते हैं। और इनका अस्तित्व बिना किसी चीज के होता है। ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना इंश्योरेंस चाहिए, ना वैक्सीनेशन चाहिए। बिना किसी चीज के इनका अस्तित्व, नीड नथिंग। अविनाशी प्रिंस है सोल, मौज की दुनिया। जैसे कि यहाँ रूहानी उत्सव है। यहाँ खुद को देख रहे हैं एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में, और बाकी भी अदृश्य हैं, लेकिन आप मन की आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। बुद्धि का नेत्र आपको स्पष्ट उनकी महसूसता करा रहा है। इनविजिबल येट प्रेजेंट। यही है जो कभी नीचे जाके किसी धर्म का रोल है, किसी का किसी और धर्म में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई विलेन है, कोई जोकर है। लेकिन पर्दे के पीछे ये सब एटर्नल प्रिंस, और ये साथ रहते हैं किंग ऑफ किंग्स के साथ, राजाओं के राजा के साथ। इनकी जीवन है मौज की जीवन, लकी लवली।
ये सभी जितने न्यारे उतने प्यारे। डिवाइन, डिवाइन यानी कोई भी दैत्य नहीं है, कोई भी राक्षस नहीं, इसीलिए रॉयल। सब निराकार। और यहाँ एक मैक्सिमम, सबसे ज्यादा एकांतता भी है। सबके बीच में फैमिली के साथ भी है और एकांत की भी महसूसता है। ये वंडर है, कॉम्बिनेशन। फैमिली के बीचों बीच आप एकांतता की महसूसता कर रहे हैं, सॉलिट्यूड। ये सॉलिट्यूड हैप्पीनेस वाला है। स्वीट साइलेंस, साइलेंस में मिठास है। रावण की दुनिया में ऊपर नीचे होता है हैप्पीनेस, लेकिन राम की दुनिया में सदा ऊंचा और एक रस, हाईएस्ट हैप्पीनेस, और एक रस रहता है। ग्रास्प करते हैं उस प्रिंसली मन को, जहाँ कोई दैत्य नहीं, ना दुख की परिभाषा, ना दुख, ना चिंता, ना कोई डिजायर, इच्छा मात्रम अविद्या। और सब ईगोलेस, सब परमात्म प्यार के पात्र हैं, क्योंकि सब ईगोलेस है। जो जितना देही अभिमानी उतना परमात्मा प्यारा। पर यहाँ पर सब ही ऐसे हैं, लव्ड बाय गॉड। जैसे जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य, सब रॉयल है और सब ब्यूटीफुल है, और सब के सब अविनाशी। पारस बुद्धि से देखा जाए तो ना कोई मरता है स्थूल दुनिया में, ना कोई जन्म ले रहा। ये खेल है इस वंश का। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो लिंक्ड है एक पिछले चैप्टर से, सभी लिंक्ड है। इसका थोड़ा क्लोज लिंक है, आज हम देखते हैं उसको। एक सेकेंड दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमने 2 दिन पहले कवर किया था, और हमने देखा कि हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर जब हम इस दुनिया से गुजरते हैं अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बेहद के हैं, और हम हद में आ जाते हैं। हम हद में आ जाते हैं, और हमने देखा कि हद के में लगा लेते हैं इस दुनिया के साथ में, कई चीजों के साथ में लगाते हैं, घर के साथ, हमारे आइडियाज के साथ, अ, रिश्तों के साथ में, सेल फोन के साथ में, और भाई कहते हैं डॉग के साथ में भी, कई चीजों के साथ हम लगा लेते हैं। और होता क्या है कि यही चीजें हमें बाद में बहुत दुख देने लगती हैं। तो आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट में, यानी इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि कर्मों की गुह्य गति क्या है। हम सभी एक लॉ ऑफ कर्म को जानते हैं, लेकिन आज हम इस कर्मों की गुह्य गति को एक दूसरे एंगल से देखेंगे। राइट। तो हम एक और स्लाइड आपके साथ शेयर करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो प्रकृति है,
हमारी बहुत बहुत लॉयल फ्रेंड है, वफादार दोस्त है, हम ऐसा कहेंगे। और इतनी वफादार है कि आपकी उंगली में अगर छोटी सी भी कोई खरोच लगती है ना, कोई चोट लगती है, खरोच, तो 13 ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं उसे हील करने के लिए। जब तक आप जाके आप बैंडेड लेके आए, जब तक आप उसको कोई दवाई लगाएं, उसके पहले ही 13 ऐसे प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं उसको हील करने के लिए। और ये नेचर का काम है, हमें निरंतर वो हमारी सुरक्षा करती है, हमें सुरक्षित महसूस कराती है, और प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये नेचर का काम है। कांस्टेंट, निरंतर वो ऐसा करती है। तो इतने सारे आप जो इस दुनिया में लॉज देखते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जैसे जैसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र या भौतिक विज्ञान के, जो हम इतने सारे लॉज, हाँ, कानून जो देखते हैं, ये सब बड़े ही बुद्धिमत्ता से बनाए गए हैं, बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाए गए हैं, और इस व्यवस्था से बनाए हैं ताकि वो हमें नर्चर, पोषण दे सके और हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो इतनी लॉयल फ्रेंड है। तो जहां नेचर हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, वहीं पर जो है उसका एक और काम है कि ये हमें एक छोटे से दर्द के द्वारा एक संदेश देती है, जहां पर हमारी मर्जी होती है, जहां पर हमारी मुक्त इच्छा, कहते हैं मर्जी, फ्री विल होती है। तो इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि आप मान लीजिए हम किसी भी तरह से बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे कैसे भी पोस्चर में बैठो, हाँ, आलती पालती मार के बैठो, पैर लंबा करके बैठो, हाँ, चाहो तो उल्टे भी बैठ सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम राइट बैठक में नहीं है, सही तरह के आसन में नहीं है, तो थोड़ा सा शायद हमारे बैक में पेन होता है या हमारे लेग्स में पेन होता है। तो ये एक छोटे से दर्द के द्वारा नेचर हमारे को एक मैसेज देती है कि ये जो पेन है, हाँ, ये जो बैठक है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप ठीक कर लें, ताकि हम आप अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा लें, हाँ, बड़े दर्द से बचा लें। इसलिए एक छोटे दर्द से हमें ये मैसेज देती है कि आप अपने आप बैठक को सही कर लें। ऐसे ही अलग अलग तरह के फिजिकल मैसेजेस हमारे को मिलते हैं। मान लीजिए अगर आप कुछ उल्टे प्रकार का खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, दर्द होता है। ये दर्द का मतलब ये है कि इस प्रकार का खाना आपके लिए ठीक नहीं है। तो कई बार क्या होता है, उसको हम नजरअंदाज कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, और फिर भी उसी प्रकार का हम खाना खाते हैं, तो बड़ा दर्द का मैसेज आता है, बड़ा दर्द आता है। और उसको भी अगर हम इग्नोर करते हैं, तो ये कई बार बड़े इलनेस में परिवर्तित हो जाता है, बड़े डिजीजेस में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेचर हमें मैसेज दे रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा दर्द आता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हम कुछ प्रकार का खाना खा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास गए, गोली खा लेते हैं, लेकिन मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, फिर भी वही कंटिन्यू करते रहते, तो उनके लिए फिर बड़ा दर्द आता है। तो ये फिजिकल दर्द अलग अलग तरीके से आता है, जैसे कि मैसेजेस आते हैं अलग तरीके से, जैसे कभी हम रॉन्ग पोस्चर में बैठे हों, रॉन्ग डाइट में हो, हम कुछ उल्टा खा लेते हैं, इस प्रकार से फिजिकल मैसेजेस हमें मिलते हैं। एक होता है फिजिकल मैसेज, दूसरा इमोशनल पेन आता है। ये पेन कब आता होगा, आप बताइए। हमने कहा कि नेचर एक मैसेज देती है हमारे को दर्द के द्वारा, फिजिकल मैसेज अभी बताया, तो इमोशनल पेन आता है, वो क्यों आता है? टाइप कर सकते हैं। सोच रहे हैं, अच्छा। इमोशनल पेन यानी जज्बाती पेन।
या जब शांति सुख गायब हो जाता है, देह अभिमान में आते हैं, पॉजिटिव इमोशंस के अगेंस्ट कुछ करते हैं, लापरवाही जी। से किसी की मौत पर, जब किसी से हर्ट होते हैं, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस जब हमारी पूरी नहीं होती है, लगाव हाँ, मैं बदल। ऑडिबल हूँ किरण बेन? आई थिंक। हाँ हाँ, आप ऑडिबल है बिल्कुल। ओके। राइट। या 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 थैंक यू। या बिल्कुल अच्छे जवाब हैं आपके। हाँ, लेकिन इस संदर्भ में ना हम थोड़ा अलग तरीके से आपको जवाब देंगे। आप सभी के जवाब। इमोशनल पेन आता है जब हम लाइन क्रॉस कर देते हैं, है ना? आप जानते हैं ना कौन सी रेखा है, ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन है, ये अज्ञानता की रेखा। जब हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमारे को इमोशनल पेन आता है। अगर आप लाइन के पीछे हैं, यानी खुद को गेस्ट टूरिस्ट एक्टर समझ रहे हैं, अदृश्य मुसाफिर समझ रहे हैं, नो पेन। लेकिन लाइन क्रॉस करते हैं, मैं मेरा लगाते हैं, तो पेन आता है। तो ऑलरेडी हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, राइट? ये यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है हम। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें जो निमित्त मात्र मिली हुई चीजें हैं उस पर भी मैं मेरा लगाते हैं। जैसे कि कोई चोर डाकू, हाँ, उनके लिए बड़ा पेन आता है। हम्म, तो क्या होता है, उनके लिए बड़ा पेन आता है। तो ये जब हम लाइन क्रॉस करते हैं, ये तब। और उन लोगों दूसरों के लिए बड़ा पेन है जो हमारी चीजों पर भी कब्जा करने चाहते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है हमें हर तरह से लकी बनाना, हमें हर तरह से भरपूर बनाना, सभी लेवल्स पर। ये है आध्यात्मिकता का लक्ष्य। और इसीलिए आध्यात्मिकता सबके लिए है, ये कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स सबको फुल लकी बनाना। अब हम किसी दूसरी दुनिया के हैं और इस दुनिया में आए हैं थोड़े समय के लिए। और यहाँ पर अगर हम मैं मेरा करते हैं तो क्या ये अपराध नहीं है? आप बताइए। आप दूसरे हम किसी दूसरी दुनिया को बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे स्पेस को बिलोंग करते हैं, और इस दुनिया में आके अगर हम मैं मेरा लगा रहे हैं, ये ऑफेंस नहीं हुआ क्या? आप बताइएगा। क्योंकि ये ऐसी ही बात हुई कि आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं 4 दिन के लिए, और 5वें दिन आप उसकी गाड़ी को कह रहे हैं मेरी गाड़ी है। और इतना ही नहीं, आप मिक्स भी हो रहे हैं, यानी कि आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उस गाड़ी के साथ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, यानी वो मैं बन जाता है। तो कितना बड़ा अपराध है ये, हाँ। और अभी हम एक दूसरे स्पेस के हैं और इधर आए हैं थोड़े समय के लिए, और मैं मेरा करते हैं, तो आप सोचिए कि ये क्या कानूनन, हाँ, यूनिवर्सल लॉ का अपराध नहीं हुआ, है ना? जी किरण है। सभी सभी सहमत है। यस। इवन आप इस लौकिक दुनिया में भी देखेंगे ना, कई कंट्रीज में, हाँ, हम कुछ ओन नहीं कर सकते हैं, ऐसे नियम है। किसी किसी कंट्री में हम कुछ भी ओन नहीं कर सकते हैं, और सबके नियम अलग होते हैं। और जब किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में जाया जाता है ना, तो वहां के लॉज को पढ़कर जाया जाता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में, हाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव एक तरफ ड्राइविंग होती है, और यूएस में दूसरी तरफ ड्राइविंग होती है। किरण बहन ठीक कह रहे हैं, हाँ? किरण यस। बहन से पूछ लिया। तो अगर मैं से जाती हूँ और हाँ, दूसरी तरफ ड्राइव करने लगती हूँ जो यहाँ से बड़ा विपरीत है, तो वहां की पुलिस भी पकड़ेगी, जुर्माना भी है और सजाएं भी है। हम नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे कुछ भी, आप एक छोटा सा गलती से भी ऐसे चॉकलेट का रैपर नीचे गिर जाए,
तो 300 से 500 डॉलर फाइन लगता है। रुपए भी नहीं, डॉलर्स में फाइन जाता है। और हम हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, हम नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था। तो किसी भी कंट्री में जाया जाता है, वहां के नियम समझ कर वहां क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा जाया जाता है। तो अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी थोड़ा सा भी आ, मैं लगाते हैं ना, कहीं पर भी हद का मैं लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, तो क्या होगा कि नेचर मेरी तरफ एक मैसेज भेजती है, दर्द का संदेश, कि आप इस देह अभिमान को छोड़ दो, हद का मैं को छोड़ दो। पर क्या होता है कि उस समय तो इतना ज्यादा आप प्रोफेसर है करके इस नशे में चूर होते हैं कि छोड़ने के लिए भी नहीं हो रहा है। अब पता होने के बावजूद भी हम मैसेज भी आ रहा है। तो जितना बड़ा आप दे अभिमान ईगो रखते हैं, हद का मैं, उतना बड़ा पेन आता है। तो नेचर फिर एक बार हमें मैसेज भेजेगी किसी ना किसी प्रकार का कि इसको आप ड्रॉप करो, इस दे अभिमान को छोड़ो। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं छोड़ते हैं, तो एक समय आता है जब हमारी जॉब चली जाती है, तो ये फोर्सफुली ये ईगो हमारा ड्रॉप हो जाता है। हम कहते हैं नेचर ने अपने विनाश बल द्वारा ये नो विनाश बल द्वारा इस बैलेंसिंग मैकेनिज्म द्वारा बैलेंस आउट कर दिया, हम ऐसा कहते हैं। तो जितने हमने ये दे अभिमान लगा रखी है, ईगोज लगा रखी है ना, उतना हम विनाश बल को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं अपनी ओर, जितने हमने ये ईगोज लगा के रखे। कहा जाता है कि आ, अहंकार पतन की जड़ है, और हम कहते हैं अहंकार ही पतन लेकर आता है। जितने हमने ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस लगाए हैं, उन सब के साथ ये विनाश बल काम करता है। और ये विनाश बल अलग अलग तरीके से आता है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं और आपसे पूछेंगे कि आपको अभी तक का समझ आया, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, और मे भी किरण बहन से भी हम सुनते हैं। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि ये दुख और दर्द, ये हम इसमें क्यों फंसे हैं, ये आज के सेशन से हमें बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। और ये जो विनाश बल, ये शब्द वैसे डरावना लगता है। तो जैसे ही सुनते हैं तो अंदर से आता है कि ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज को फटाफट हमें छोड़ना है, नहीं तो विनाश बल यानी दुख और दर्द का अनुभव होगा। और जैसे आपने कहा कि वो अगर सुना नहीं, प्रोफेसर हूँ इसकी जो अभिमान जो हुआ था, अगर वो छोड़ा नहीं, तो फिर जॉब जाने के बाद जो दुख होता है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो अभी हमें इतना ज्ञान मिला है रावण के सिर क्या है, ये जब हम समझ गए हैं, और अभी हमें पता चला कि लॉ क्या है इस दुनिया का, कि कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, हम मेहमान हैं यहाँ पर, केवल यहाँ से गुज़र रहे हैं। और गुज़रते गुज़रते हमें कोई चीज़ें मिली है यूज़ करने के लिए, और भ्रम में आकर हमने सोचा कि ये तो मेरा ही है, और मेरा, और फिर वो मैं हो गया। तो वैसे तो बहुत प्रिंसिपल ही देखा जाए तो आसान है समझना क्यों है ये फॉल्स आइडेंटिटीज, और उन्हें निकालना फिर हमारा माया और रावण के साथ युद्ध है। थैंक यू। और यहाँ पे आ रहे हैं मैसेज कि क्लियर है। थैंक यू किरण जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने इतने सारे आइडेंटिटीज लगा रखे हैं, किस किस के आधार पे हम सभी जानते हैं, स्टेटस के आधार पर, रिलेशंस के आधार पर, हस्बैंड के आधार पर, वाइफ के आधार पर,
आइडियाज के आधार पर, कंट्री के आधार, कितने सारे आइडेंटिफिकेशंस लगा रखे हैं। तो क्या होता है ना, आपको कुछ एग्जांपल देंगे। एक बहन थी। यूजुअली कई बार हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैं फलाने की वाइफ हूँ। तो ये बहन ने आइडेंटिफाई किया कि मैं फलाने की वाइफ हूँ। आप बताइए क्या हुआ होगा। जिन्होंने पहले नहीं सुना ना, उनको पहला चांस है। आइडेंटिफाई किया कि परसों भाई ने बताया ना कि सीईओ को इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसके वाइफ को बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं फलाने की वाइफ हूँ। हस्बैंड की डेथ हो सकती है। उसने खुद की आइडेंटिटी खो दी और जॉब चला गया होगा। जी बिल्कुल, सही जवाब है। हम्म, इस केस में ना क्या किया कि वो जाके दूसरी शादी कर लेता है, डाइवोर्स देके दूसरी शादी कर लेता है। तो जैसे कि ये भी एक मैकेनिज्म हो जाता है, फोर्सफुली उसका ईगो ड्रॉप हो जाता है। और ये जो नेचर जब ये तोड़ती है ना, नेचर जब ये हमारा आइडेंटिफिकेशन तोड़ती है, ये हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो जैसे कि हमारी तो पूरी दुनिया ही कोलैप्स हो जाती है। आपने पूरा जीवन किसी चीज को नर्चर किया है, एक आइडेंटिटी को नर्चर किया है, और वो अगर तोड़ दी जाती है ना, जैसे जॉब चली गई। मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ। तो कई बार हम किसी को फेस करने के लिए भी हमारे को उतनी भी हिम्मत नहीं होती है। तो ये आसान नहीं होता है जब नेचर तोड़ती है ये। ऐसे ही एक विदेश की बात बताते, एक बहन का अपने पिताजी के साथ संस्कारों का टक्कर। हाँ, कई बार संस्कार मैच नहीं होते। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो है ये घर छोड़ूंगी और मैं छोड़ के दूसरे शहर में जाऊंगी। तो वो क्या करती है, वो घर छोड़ देती है और दूसरे शहर में जाती है। दूसरे शहर में उसको जो है बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, बहुत अच्छा घर भी मिल जाता है, और बहुत हैप्पी लाइफ। हाँ, बहुत हैप्पीली जी रही होती है अभी। नो पिताजी और नो संस्कार टक्कर, हैप्पी लाइफ। लेकिन थोड़े समय के बाद वो देखती है कि उनका जो ऑफिस में बॉस है, वो हूबहू उनके पिताजी के जैसा व्यवहार कर रहा है, फादर के जैसा व्यवहार कर रहा है। और केवल व्यवहार ही नहीं कर रहा है, बिहेवियर ही वैसा नहीं, दिखाई भी दे रहा है पिताजी के जैसे। किसी की शक्ल पिताजी जैसे दिखाई देने लगे। हाँ, तो ये रैंडमली नहीं हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई ना कोई मैसेज है। वो मैसेज को हमको कैच करना होता है। ये नेचर हमारे को मैसेज देती है। उसे समझ आया कि विनाश फोर्स से कोई बच नहीं सकता है। तो अलग अलग तरह से विनाश फोर्स होते हैं, जितने सारे आई हैं उतने विनाश बल हमारे साथ काम करने लगते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, ये कोई डिफरेंट एग्जाम्पल है। मदर्स को, माताओं को कई बार होता है अपने बच्चों के आधार पर कि मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है। तो ये एक मदर थी जिसके दो बेटे थे। और क्या हुआ कि इन्होंने ये आइडेंटिटी क्रिएट किया बच्चों के आधार पर। और थोड़े समय बाद दोनों यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए, पढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने। और ऐसे ही कोई स्मॉल टाइम जॉब्स करने लगे, कोई बहुत बड़े जॉब्स नहीं थे, छोटे मोटे जॉब्स थे। ये माता जो है ये ज्ञान में आती है, ये नॉलेज को समझती हैं, उस पे काम करती हैं, और इस देहभान को, देह अभिमान को खुद हद के मैं को ड्रॉप करती है विजडम द्वारा, समझ द्वारा। और दिलचस्पी की बात है, इंटरेस्टिंगली, ये दोनों बच्चे वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर बाद में इन्हें बहुत अच्छी नौकरी भी मिलती है। तो ये जो ये यूं ही नहीं होता है,
ये विनाश बल, ये प्रकृति के मैसेजेस हमको कैच करने होते हैं। और अलग अलग तरीके से आप देखेंगे ये विनाश बल काम करता है। कई बार हाँ, जीवन में एक ही व्यक्ति बार बार परेशान करता है, एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो विचलित ना हो। थोड़ा सा अगर आध्यात्मिकता आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है, स्टेप बैक, थोड़ा सा पीछे हटे, यानी अंतर्मुखी होके चेक कीजिए कि कौन सा आइडेंटिफिकेशन है आप में। अगर आप उसको निकालेंगे तो वो परेशान करना भी बंद हो जाता है। कई बार अलग अलग प्रकार के क्रिटिसिज्म आते हैं, यानी निंदा हो रही होती है, और आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हमने तो कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना, आध्यात्म हर तरह से हमारे को वाइज हो जाना है। स्पिरिचुअल विजडम कहता है स्टेप बैक, थोड़ा पीछे हटिए, यानी कि एकदम से रिएक्ट नहीं कीजिए, थोड़ा चेक कीजिए, कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है जो हमारे को हटाना है। कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो वो भी हमारे को बताती हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ सही करने को। तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ ऐसा होता है तो रिएक्ट करते हैं या परेशान होते हैं, लेकिन वाइज हो जाइए। ज्ञान मिलता है बाबा का, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो हमारे को हर तरह से वाइज होके समझदारी से काम लें और आइडेंटिफाई करना है कौन सा आई है ये, और फिर इसको निकालना है। तो हाँ, जैसा कहा ना, जितने सारे आई उतने सारे विनाश बल काम करते, तो जब तक हम इस क्लीन आई में नहीं आते ना, तो कोई ना कोई हमारे को इस तरह के मैसेजेस आते हैं। हमारे को इस क्लीन आई में आने के लिए दो ही तरीका है, या तो विजडम द्वारा, समझदारी द्वारा, जिसका मतलब है हम सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी स्थिति को पोषण दें, नर्चर करें, और दूसरा पेन द्वारा। अगर ये नहीं है तो वो है, तीसरा कोई तरीका नहीं है इस क्लीन आई में आने के लिए। दो ही तरीके हैं। या आपका कोई थॉट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं भी अभी पूछ सकते हैं। किरण बहन, कोई क्वेश्चन? यस, थोड़े प्रश्न आए हैं। अ, ये पूछते हैं कि क्या हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस आती है हमारे सामने, ये स्पिरिचुअल लॉ हमारे सामने लाती है, इसके जिससे हम अब सही कर सके अपने आप को। बिल्कुल, इसको ऐसे ही देखना चाहिए। हमारे को ये छोटे जो पेन मैसेजेस आते हैं, ये हमारे को सही करने के लिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है खुद को सही करने के लिए। अगर ये ना ही आए ही नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारा करेक्शन कहाँ होना है। तो ये नेचर छोटे दर्द द्वारा हमें बड़े नुकसान से बचाती है। तो ये एक पॉजिटिव वे है इसको देखने का, और ये सचमुच में ये पॉजिटिव ही है। राइट। ये कह रहे हैं कि ये ऐसी फॉल्स आइडेंटिटीज तो सभी के साथ होती है। जी, और सभी को निकालना है ना। ये आयरन एज में सब ने ना, रावण कहने के लिए 10 सिर वाला है, लेकिन अनगिनत आइडेंटिटीज बना रखी हैं। बड़ा वंडर है जो आइडेंटिटीज सामने आती है ना, सुनाई भी देती हैं दूसरों की। वो भी एक आजकल आश्चर्यजनक होती है, डॉग के आधार पर कभी सोच भी नहीं सकते। और भी कई चीजें हैं। तो एंड ऑफ फायर एन एज में थोड़ा ऐसे ही होता है कि बहुत सारे हमने आईज बना रखे होते हैं, लेकिन विजडम मतलब हमारे को उसको, उस पर काम करके उसे निकालना है। हैप्पी लाइफ चाहिए तो वो आई हटाना है। और हम इस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे एंड ऑफ द सेशन में। राइट। या और ये हर आय के साथ विनाश बल आ ही जाता है, बट वो किस समय एक्टिवेट होगा ये हमें पता नहीं है। तो सभी के साथ है फॉल्स आइज, बट वो अगर विजडम से नहीं निकालेंगे तो वो एक्टिवेट ज़रूर होंगे और दुख आएगा, सिर्फ पता नहीं है हमें कब आएगा और कितना ज़ोर से आएगा।
बट जी। लॉ है, आना ही है। अच्छा, ये एक अनुभव शेयर कर रहे हैं कि आज सुबह कहते हैं कि मैपन आया, तो तब ही उसको रियलाइज किया, 5 मिनट, अ, नहीं एक्चुअली कह रहे रियलाइज किया, और 5 मिनट जब तक फीलिंग नहीं गई तब तक उसे समझा। क्या ये सच्ची विधि है कि हर बार ऐसा ही अभ्यास करना है? ये ना, ये हमारे को जब दिखाई पड़ते हैं ना, दिखाई पड़ के आपने कहा समझा, और ये समझना यानी कि ये बेतुका लगना चाहिए हमको। और जैसा हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको शायद आपने ऐसा ही कुछ समझा होगा। जब ये बेतुका या आइडेंटिफिकेशन हमारे को एब्सर्ड लगती है और हम उसको फिर छोड़ते हैं, ये है जीत पाना, विक्ट्री इसी को कहते हैं। जितना हम अपने सत्य स्वरूप को देखते हैं, जैसा हमने बिगिनिंग ऑफ द सेशन हमने शुरू में देखा ना, हम रियलिटी में हैं क्या आखिर? हम सोल्स हैं, मैजिकल हैं, लकी हैं, लवली हैं, और फिर आप उसका बेतुकापना देखते हैं कि यहाँ इस दुनिया में हम क्या लगा रहे हैं। एक लैपटॉप के साथ में आइडेंटिटी, कपड़ों के साथ आइडेंटिटी, ये हमें बेतुकी लगनी चाहिए, एब्सर्ड लगनी चाहिए, बहुत ही लो लगना चाहिए, तो हम इसको फिर छोड़ते भी हैं, खुद से, मर्जी से, वाइजली। थैंक यू। और प्रश्न है, अभी लेंगे या आगे? हम थोड़ा कवर कर लेते हैं, फिर मे भी शायद कुछ प्रश्नों के ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाए क्लास। ठीक है। तो भी हमने देखा कि ये जब तक हम क्लीन आई में नहीं आते, कुछ ना कुछ हमारे को इस तरह से मैसेजेस आते हैं और उन पर हमें काम करना होता है। और अच्छा, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारा आई है, घर के आधार पर, कंट्री के आधार पर, सोसाइटी के आधार पर, किसी और चीज के आधार, तो जितने आई हैं उतने विनाश फोर्स काम कर रहे हैं उसके साथ, राइट? अब मान लीजिए उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, विनाश फोर्स खत्म हो जाता है ना, क्या कहेंगे आप? है ना, खत्म विद मृत्यु, क्या कहेंगे आप, खत्म हो जाता है? या नहीं है, एक जवाब आया है। राइट। नहीं, साथ में चलेगा। यस, ये ऐसे ही जवाब है। जी हाँ, सही कहा आपने। ये विनाश पल खत्म नहीं होता है, और ये अगले जन्म में, बिकॉज ये सोल के साथ जा रहा है, तो ये अगले जन्म में बाय बर्थ काम करने लगता है, बर्थ डिफेक्ट्स के रूप में देखते हैं कई बार। बाय बर्थ ही कोई डायबिटीज होता है, और हार्ट में होल होता है, या किसी तरह का हैंडीकैप होता है, तो ये बाय बर्थ काम करने लगता है। तो जैसे इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के साथ, हद के मैं के साथ विनाश बल काम करता है ना, ऐसे ही ये जो ट्रू आई है, आत्माभिमानी स्थिति के साथ कुछ पॉजिटिव फोर्सेस काम करते हैं, सकारात्मक फोर्सेस काम करते हैं। और जैसा कहा ना, ये नेचर हमारे को बहुत बहुत लकी बनाना चाहती है, हर तरह से लकी बनाना चाहती है। क्योंकि जब आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस, यानी कि जब आप इस दुनिया के कानून को फॉलो कर रहे हैं कि आप यहाँ पराई दुनिया में गेस्ट बन के रहते हैं, तो गेस्ट को हर तरह के गिफ्ट्स दिए जाते हैं। जैसे एक लौकिक गेस्ट गेस्ट को होता है ना, कि आप कैसे भी रह रही हो, लेकिन देखा जाता है कि वो हमेशा खुश रहे, उसको किसी चीज की कमी ना हो। आप पूछते भी हैं, बहन जी कुछ चाहिए तो नहीं आपको, ठीक है ना, आप हाँ पूछते हैं ना। और खाना भी आप उनको बढ़िया देते हैं, आप टेक केयर करते हैं कि जब तक वो आपके साथ है, वो हमेशा हैप्पी रहे, किसी चीज की कमी ना रहे। ऐसे ही सेम लॉ एक दूसरे लेवल पर भी है। जब सोल इस दुनिया में गेस्ट बनकर, आत्माभिमानी बनना, गेस्ट बनना एक बात है, जब गेस्ट बन के रहते तो नेचर हमारे को हर तरह से सम्मान देना चाहती है, अल्ट्रा सम्मान देना चाहती है, और हमें हर तरह से लकी बनाती है। तो अगर कोई दृढ़ संकल्प कर ले कि हमारे को ये फॉल्स आई छोड़ना है, हद का मैं छोड़ना है, तो कोई भी रोक नहीं सकता है।
और आप लकी बनते जाते हैं, और आपको कुछ पॉजिटिव फोर्सेस मदद देना भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे पॉजिटिव फोर्सेस बताए, कलेक्टिव विनाश फोर्सेस भी होते हैं। कलेक्टिव विनाश फोर्स, जैसे आपने देखा पीछे कोविड टाइम में कलेक्टिवली सभी के यू नो ईगोज ड्रॉप हुए फोर्सफुली। कितने बिजनेस क्रैश हुए, रिलेशनशिप्स नो खराब हुए, कितनी सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ बंद हुआ, सबके ईगोज ड्रॉप हुए। और नॉस्ट्रेडामस जो है वो फिलोसफर, ये बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद, ये वो अपनी किताब में बताते हैं, उसके बाद सबके ईगोज ड्रॉप हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद सबके ईगोज ड्रॉप, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या होता है, रावण की पार्टी चालू हो जाती है। ईगो ईगो रावण की पार्टी चालू हो जाती है, फिर सबके ईगोज हाई लेवल पर आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, सबके ईगोज फिर क्रैश होते हैं। फिर थोड़े समय बाद चालू हो जाती है रावण की पार्टी, और वे कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर आता है। और उसके बाद आता है एज ऑफ ट्रुथ, सत्य युग। ये ज्ञान भी यही कहता है कि अगर थोड़े लोग भी इस आत्माभिमानी स्थिति की डायरेक्शन में चले जाएं, तो ये धरती का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। और इस समय काफी लोग हैं जो फॉल्स आई में मैं कर रहे हैं, और काफी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस दिशा में भी है, ट्रू आइडेंटिटी की तरफ। लेकिन इस समय क्या हुआ है, हम बिल्कुल ही उल्टी जीवन जी रहे हैं। उल्टी जीवन आप समझते हैं ना, कई बार आपने मुरलियों में सुना होगा, उल्लू की तरह उल्टे लटके, ऐसा मुरलियों में आता है। क्या मतलब है ये उल्टा लटकना? हम समझ रहे हैं कि हम यहाँ के हैं, इस ब्लू बॉक्स के हैं, और थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए ऊपर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन उल्टे लटके पड़े हैं हम। इधर के खुद को समझ रहे हैं, लेकिन हम हैं इस दुनिया के, इस गोल्डन रेड लाइट के, ये हमारी दुनिया है। तो क्या कहेंगे, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, आप जहां से भी जुड़ रहे हैं वो देश आपका है। क्या कहेंगे, नारा लगाते हैं ना कई बार। किरण बहन क्या कहेंगे? ना कह रहे हैं रावण का है। एक क्लास में किसी ने कहा कि दीदी पर ड्रामा में तो हमारा ही है ना। परम धाम कहीं ना हमारा कहीं। है, ऐसा जी मैसेज आया। जी जी, बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया ही फॉरेन लैंड है, ये हमारी दुनिया नहीं है। और कैसे पता चले, क्या प्रूफ है ये फॉरेन लैंड है और हमारी दुनिया नहीं है? इसका भी प्रूफ चाहिए होता है ना। अब क्योंकि ये तर्क से हम समझ रहे हैं ज्ञान, तो ये भी हम तर्क से समझते हैं। देखिए, किसी भी फॉरेन लैंड में ना आप जाते हैं, भले आपके पास वीजा हो, भले पासपोर्ट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर सब हो, लेकिन आपको किसी भी समय वहां पर, आप वहां से आपको निकाला जा सकता है बिना आपके पूछे। आपको पूछेंगे नहीं आपसे। अगर आप फॉरेन लैंड में, उनकी मर्जी, आप कभी भी निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी किसी भी समय हमें यहाँ से निकाला जा सकता है बिना आपसे परमिशन लिए। इसी से समझ आता है ये फॉरेन लैंड है। हाँ, एक बार मधुबन में बाप दादा ने पूछा कि योगी किसको कहते हैं, योग लगाने वाला किसको कहते हैं, आप बताइए। और फिर हम आपको बाबा का जवाब बताएंगे। योगी किसको कहेंगे, योग लगाने वाला किसको कहेंगे? अच्छा, जवाब आया है। योगी वो जो सदा लगन में मगन हो। योगी लगन, योग लगाना अर्थात मेहनत करना, जो बाबा के साथ है।
ऊपर योग करने करना योगी कहलाता है। सदा याद में, योगी जो हमेशा अपने घर में रहता है। योगी जीवन हो, शरीर को भूलना, गेस्ट कॉन्शियसनेस। जब निरंतर बाबा के साथ योग होगा तो योगी। ईगो बेस्ड या नहीं, बहुत सारे अलग अलग जवाब। बहुत, नहीं नहीं, सब सभी बहुत बहुत बढ़िया जवाब है इनके, बहुत बढ़िया जवाब है, सही जवाब भी है। जो बाबा जवाब देते हैं, आज अभी हम आपको वो जवाब बताते हैं। बाबा कहते हैं कि योगी जो है ना, वो खुद को ऊपर का समझता है और नीचे आता है कार्य करने के लिए। योग लगाने वाला खुद को नीचे का ही समझता है, सेटल्ड है वहां पर, और ऊपर थोड़ा लाल लाइट हो जाता है, वो जाके आ जाएगा, बीपी अल्सर ठीक करने के लिए जाएगा, रिलेशनशिप ठीक करने के लिए जाएगा, हाँ, नौकरी नहीं मिली, नौकरी लेने के लिए ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो ये फर्क है। तो जब आप योग करें, हाँ, एक और आपको ये प्रयोग करने के लिए टिप दे रहे हैं। जब आप परम धाम में होते हैं, घर समझ के रहते हैं क्या? ये 180 डिग्री का परिवर्तन करना है कि हम वहां के हैं, यहाँ आए हैं थोड़े समय भ्रमण करने के लिए। ये 180 डिग्री का परिवर्तन है कि ये खुद को चेक करना है, सूक्ष्म है, लेकिन चेक कीजिए वहां पर आराम से हैप्पीनेस में आप खुद का घर समझ के टिकते हैं, या फिर लगता है कि नीचे ही सही है, थोड़ी थोड़ी देर जाके हम आ जाते हैं। भले आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें, लेकिन उसको घर समझ के नेचुरल स्थिति में रहना, ये है योगी। यहाँ पर भी जब हम होते हैं तो खुद को मेहमान समझ के, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, फॉरेन लैंड में कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हम ओन नहीं कर सकते, कहीं पर भी मैं मेरा नहीं लगा सकते। ये चेक कीजिएगा, ये आपको हम प्रयोग करने के लिए देते हैं, इसको चेक करो। तो अभी क्या होता है, चलिए, ये आई थिंक 1 मिनट ब्रेक का टाइम है। किरण बहन, हम ऊपर घर समझ के बैठेंगे, इज इट ओके? यस, वेरी गुड। चलो, तो हम जैसा कहा ना, स्टार्टिंग ही ऊपर से करना है, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। वो हमारा घर है, फिर हम इस कार्य क्षेत्र में नीचे आते हैं, ठीक है? चलिए, 1 मिनट के लिए इसको हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो सारा दिन निरंतर बनाए रख सके। तो हम देखते हैं गोल्डन रेड लाइट में 1 सेकंड का खेल है। पहले ही सेकंड उसी घर से स्टार्ट करते हैं। ये घर समय से परे है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब कुछ स्थिर है। लेकिन स्थिरता में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ की लाइट और साइलेंस में एक ब्यूटी है, एक स्वीटनेस, मिठास है। ये कोई डराने वाला साइलेंस नहीं, बहुत बहुत मीठा साइलेंस। सुख, चैन, आराम की फीलिंग का घर है ये, राम की दुनिया। राम की दुनिया और आराम की दुनिया। यहाँ पर आप 800 करोड़ और हर कोई सज्जन व्यक्तित्व है यहाँ, हर कोई लविंग है। ऐसा समझेंगे वो आपके हैं और आप उनके हैं, ऐसा संबंध है। कहीं कोई किसी में मतभेद नहीं, सबके माइंड
मैच करते हैं, अलाइनमेंट, एक जैसा मन है सबका, गॉडली मन। सिंपल दुनिया है, बिल्कुल सहज, कोई भी पेचीदा कुछ भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं, सिंपल दुनिया। यहाँ कोई किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, कोई अपेक्षाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। हाईएस्ट हैप्पीनेस, सुख भी तो है, हाईएस्ट है, और अनलिमिटेड, बेहद का, शांति भी बेहद की, प्रेम भी बेहद का है। स्थूल दुनिया में जो है प्रेम कंडीशनल है, आप ऐसा करेंगे तो प्रेम से रहेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बेहद का प्रेम भी है। सबसे ऊंची चेतना में हाईएस्ट, सबसे ऊंचा सुख, सबसे ऊंची शांति। वापस आते हैं इस कार्य क्षेत्र की कॉन्शियसनेस में, लेकिन भले हम ड्रामा में आते हैं, लेकिन अगर ऊपर हम लवली थे, लवली हैं, तो नीचे भी हम कंटिन्यू करते हैं लवली होने। ऊपर हम परमात्मा के हैं तो नीचे भी हम उसी के रहते हैं। क्या होता है कि यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये एक और आपको हमने प्रयोग करने को दिया कि ऊपर ये 180 डिग्री का परिवर्तन, वो हमारी दुनिया है, ये कार्य क्षेत्र है। तो अब आपको क्या, 2-3 हफ्ते में आपको इसके बड़े पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन एक कॉशन, एक और सावधानी है कि सावधान रहिएगा कि कोई नया आई ना आ जाए। और ये आई क्या होता है, ये आई हो सकता है कि मेरा योग अच्छा लगता है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ, ये पड़ोसी मुझे नहीं जानते, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये क्या होता है कि एक नया, ये नए सेटअप में नया ईगो आ सकता है। ये देह अभिमान जो है ना, हद का में परिवर्तन हो जाता है कई बार। देखेंगे आप, अगर मिलिट्री में है तो मिलिट्री के आधार पर, रैंक्स के आधार पर देह अभिमान हो, बिजनेस में है तो वेल्थ के आधार पर है। हाँ? ऐसे स्पिरिचुअल फील्ड में तो यहाँ पर भी किसी और आधार पर, मैं बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ध्यान में रहेगा, ज्ञान होगा, तो आप उसको वहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं तो ये एक अलग तरीके से, ये भी एक आइडेंटिटी बन जाता है, ये भी एक मैं बन जाता है। और कोई भी चीज जो मैं को प्रमोट करती है, वो आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ये आध्यात्मिकता में जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं बहुत स्माइलिंग काइंड हूँ, मैं
सारे नियम पालन करती हूँ। तो ये भी एक तरह की आइडेंटिटी ना बन जाए। ज्ञान होने से आप इसको आने नहीं देंगे। कई बार क्या होता है कि कोई कहते हैं, ऐसे आपने सुना होगा कि इतने समय से हम कर रहे हैं लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, अभी भी थोड़ा थोड़ा लोभ होता है। और वो इसीलिए क्योंकि देह अभिमान गया नहीं है, परिवर्तित हो गया है। तो देह अभिमान जाना है। और ये जो ट्रू आई है, ये ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो ट्रू आई है ये आपके माइंड का स्पेस ऑक्यूपाई करना है। पर होता क्या है कि पहले भोजन पर, अभी ब्रह्मा भोजन पर दे अभिमान, पहले धन पर दे अभिमान, अभी ज्ञान धन पर दे अभिमान, ऐसे परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हमें चेक करना है, कोई भी आए नहीं आने देना है। जो सच्चा मैं है वो अदृश्य मुसाफिर है, वो है ट्रू आइडेंटिटी। देखते हैं कि ये हमारे को वो इनविजिबल स्पेस में आना है जो सच्चा मैं है, वो फरिश्ता जो इस हर आई से परे है। ये है सच्ची आत्माभिमानी स्थिति, ये है सच्चा परिवर्तन। और इस स्पेस में आएंगे तो आ, कोई भी क्रिटिसिज्म लेना, कोई भी डेफमेशन, मानहानि, कुछ भी, किसी प्रकार की भी अपमान बड़ा आसान रहता है, हमारे को कोई इफेक्ट नहीं करता है। हम ऑलरेडी हम बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। केवल इस ब्लैक आई को हटाना है। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपकी कोई शेयरिंग है तो इस समय हम ले सकते हैं, किरण भाई। यस, वेरी नाइस। थोड़े प्रश्न हैं तो इनसे और क्लैरिटी आएगी। ये जो हमने फ्री विल की बात की, तो कहते हैं कि ये तो बाबा कहता है कि ये आत्मा का ड्रामा में पार्ट फिक्स है, तो फिर ये फ्री विल ये क्या है? और उससे कनेक्टेड दूसरा भी ऐसा ही प्रश्न है कि अ, अगर स्पिरिचुअल लॉ अगर ये क्रिएट करती है सिचुएशंस, तो फिर बना बनाया ड्रामा जो बाबा कहता है, फिर ये कैसे करेक्ट करने के लिए कैसे है ये सिचुएशंस, हम ये कैसे कह रहे हैं? ये ना ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन ज्ञान आने के बाद हम किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से अनुभव करते हैं, ये चॉइस है हमारे पास चेंज करने की। स्क्रिप्ट सेम रहता है ड्रामा का, लेकिन कैसे हम देखते हैं ये हमारा चॉइस है ना? ये स्क्रिप्टेड नहीं है हम कहेंगे। आपको एक उदाहरण देते हैं कि फिर आप बताइएगा आपको स्पष्ट होता है कि नहीं। एक फिल्म चल रही है, बच्चों की फिल्म, जिसमें ड्रैगन आते हैं, जिसमें शेर आता है, और बच्चे उस फिल्म को देख रहे हैं, सेम स्क्रिप्ट है। वो देखते हैं और देख के वो डर रहे हैं, क्योंकि यू नो उनको लगता है कि वो उन्हें हार्म कर देंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। उनके पेरेंट आते हैं और उन बच्चों को समझाते हैं ये फिल्म है, ये आपको बिल्कुल तंग नहीं कर सकता है ये फिल्म। तो अब क्या होता है, बच्चों को समझ आ जाता है जब, तो अभी बच्चे 3D चश्मा डालकर उसी फिल्म को देखते हैं और वो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हैं, ड्रामा फिक्स्ड है, लेकिन भले ही पहले हम, और ये भी है कि भले पहले हमने बैंक रॉबर का पार्ट प्ले किया हो, लेकिन अभी हमारे पास चॉइस है हीरो पार्ट प्ले करने का, हम ऐसा समझते हैं। और दृष्टिकोण चेंज करते हैं। सिचुएशंस आएंगी अलग अलग तरह की, बट हम किस तरह से उसको डील करते हैं ये हमारे ऊपर है। डील करने के बाद में हम कहते हैं कि ये भी स्क्रिप्टेड है, इसको इस तरह से लिया जाता है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण में? एक्चुअली ना अगले प्रश्न से कनेक्टेड कह सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि अगर मनी लॉस हो जाए तो क्या ये आइडेंटिटी है? तो अगर आइडेंटिटी है तो उस मनी लॉस का बहुत दुख होगा, दर्द होगा,
और डर रहेगा कि और कहीं पैसा खो ना जाए फ्यूचर में। पर अगर उससे आइडेंटिटी नहीं है, अगर आइडेंटिटी निकाल दी है, तो कुछ भी मेरा नहीं है, नहीं, इस तरह से हम उस सिचुएशन को लेते हैं, तो हमें फिर दर्द नहीं होता है। सिचुएशन वही है, पर अगर आइडेंटिटी नहीं बनाई है तो हम फ्री हैं। हम उसी राजकुमार की अवेयरनेस में, यहाँ से मेहमान होने की अवेयरनेस में देखते हैं नाटक को। पर अगर मेरा कुछ बनाया है तो फिर दर्द देगा जब वो हमसे छीना जाएगा। जी। तो ऐसा कह सकते हैं। राइट। एक चीज और बताएंगे कि ये सोल जो है ना, जैसे आपने देखा होगा एक रोलर कोस्टर राइड होता है ना, ऊपर नीचे जाता है ना, तो ये सोल के लिए भी ये दुनिया जो है अदृश्य मुसाफिर के लिए ये एक रोलर कोस्टर राइड है। वो एंजॉय करता है इस राइड को। प्रॉब्लम केवल तभी आती है जब यहाँ पर मैं और मेरा लगता है। एक एक सोल के लिए एक शरीर छोड़ना, दूसरा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम केवल तब है जब ये आइडेंटिफिकेशन होती है। और रोलर कोस्टर राइड में ना लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और जैसे वो राइड खत्म होती है और फिर से रेडी होते हैं सेकेंड राउंड जाने के लिए। इतना पैसा देकर भी वो रेडी हैं दोबारा से चीखने चिल्लाने के लिए। हाँ, एक ऐसे एक बहन अपना अनुभव बता रही थी लंदन के डंजन में। हाँ, वहां पर भूत बंगला जो होता है वहां गई, कहती है बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, लेकिन बड़ा मजा आया। तो ये ऐसे ही एक रोलर कोस्टर राइड है। जब आपको पता है आप सेफ हो, आप तो कुछ नहीं होने वाला है, तो ये एंजॉयबल लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो ये लाइफ का हर सेकंड आपको एक गिफ्ट की तरह दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए हमारे को दिक्कत होती है। हम एक कॉन्सेप्ट और अभी समझेंगे, हाँ किरण बहन, उसके बाद हम प्रश्न, अगर समय बचा, वरना रिकॉर्डिंग। हाँ, Yeah, इज इट ओके? sounds good, yes. जी। तो अभी क्या होता है ना, हमने देखा या हमारे मन के सेल्फी में कितने सारे आइडेंटिफिकेशंस हैं। ये जो मॉडल आपने समझा, तो क्या होता है कि हम कई बार ये कहते हैं ना कि हमारा इनसे हिसाब किताब है, हमारा उनसे हिसाब किताब है। इस मॉडल के हिसाब से हमारा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारा हिसाब किताब केवल इस आई से है। इसको अगर आप हटा देंगे तो आपका हिसाब किताब चुप हो। हिसाब किताब एक लैंग्वेज है, लेकिन सब कुछ ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से होता है। तो कई बार कहते हैं ना, ऐसा सुनने में आता है, ये व्यक्ति बड़ा हमें परेशान कर रहा है, शायद हमने इसको कुछ किया हो पिछले जन्म में। तो ये ऐसी बात नहीं, वो आया है आपको आपके भीतर क्या है ये दिखाने के लिए, और हम उसको देखने लग जाते हैं बजाय कि भीतर का आई क्या है। तो स्पिरिचुअल विजडम कहता है कि लुक विद इन, डिग डीपर। आपके भीतर जो ये आई है, अगर आप उसको हटा लेंगे तो ये सारे हिसाब किताब ऑटोमेटिक चुप तो हो जाते हैं। तो ये है। और एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये हर आई जो है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, तो ये सब कुछ कर सकता है। ये 10 सर हर आई कर सकता है। थोड़ा सा एक भी आई को छेड़ा जाए तो सारे के सारे विकार आ सकते हैं, सारे के सारे रावण के सर आ सकते हैं। तो जितना आप ये आई को हटाएंगे, जैसा कि कल भी बताया, जितना एक एक आई को हटाएंगे उतना क्रोध कम होगा, उतना लोभ कम होगा, उतना अहंकार कम आएगा। तो ये एक और मेथड है। तो या अभी में भी हम हाँ सुन सकते हैं कि आपके कोई विचार हो तो। लेकिन उसके पहले में भी प्रीतेश भाई से थॉट्स सुनेंगे। या श्योर, थैंक यू। बहुत गहरी बातें हैं ये, और ये स्पष्ट होता है कि इसे सुना जाता है कि सब कुछ एक्यूरेट है, तो सुनते हुए समझ में आ रहा था कि विनाश फोर्सेस आते हैं, परिस्थिति आती है, कैसे एक्यूरेट है। क्योंकि अगर वो परिस्थिति नहीं आती तो मैसेज कैसे मिलता हमें कि हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो
ये जो विनाश फोर्सेस है वो फॉल्स आइडेंटिटी की वजह से आते हैं। और एक संकल्प चल रहा था कि वैसे हम कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सुनते हैं ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सुनते सुनते समझ में आया, क्योंकि फॉल्स सेल्फ जो है उसकी वजह से मैसेजेस आ रहे हैं। और ट्राई करते हैं कि हम सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करें ताकि सुख फील हो, लेकिन फॉल्स सेल्फ को ही हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते। तो जैसे ही हम ये फॉल्स सेल्फ जो है, खुद को शरीर समझना, पार्ट समझना, जैसे ही हम उसको शिफ्ट करते हैं तो सेल्फ ट्रांसफॉर्म होता है। और जैसे ही फॉल्स सेल्फ ट्रांसफॉर्म होता है तो ट्रू सेल्फ में आने की वजह से आत्मा है जो जागरूक है, उसके लिए उसका वर्ल्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे बता रहे थे कि शुरुआत वहां से करें। तो जैसे ही वो होता है तो आत्मा अपने आप को स्वतः इमीडिएटली मुक्त महसूस करती है। और जैसे सेल्फ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, तो वो भी एक चल रहा था कि वास्तव में फॉल्स सेल्फ की स्मृति में ही अगर सेल्फ को मैनेज करते हैं तो लगता है कि शिफ्ट नहीं हो रहा है, संकल्प आ ही रहा है, बंद नहीं हो रहे संकल्प। तो जैसे कि ऐसे कहते हैं ना कि क्या चल रहा है माइंड में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन माइंड को कौन यूज कर रहा है। तो सारे के सारे विनाश फोर्सेस एक ही रिमाइंडर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉल्स आइडेंटिटी माइंड को यूज कर रही है। तो जैसे ही हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, वो भी हम अवेक होंगे तब रिकग्नाइज कर पाएंगे। तो हमने ये देखा पिछले कुछ साल में कि जैसे ये बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन वहां से हो परफेक्ट, तो फर्स्ट फॉल्स आइडेंटिटीज दिखने लगती है। और जैसे ही आइडेंटिटीज के ऊपर नजर जाती है तो जैसे लाइट अगर डार्कनेस के ऊपर जाती है तो डार्कनेस स्वतः डिसअपियर होती है। तो इस तरह से कुछ एक्सपीरियंस किए। ओम शांति। थैंक यू प्रतोष भाई। एक आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। और ये एक ये भी विदेश का एग्जाम्पल बता रहे हैं। और एक बहन थी जिनका नाम मार्गो था। मार्गो नाम की बहन थी, और इनको कहीं से लौकिक वर्षा प्राप्त हुआ। लौकिक किसी अंकल से या कहीं से एक लौकिक वर्षा प्राप्त हुआ। और क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये थोड़ा दे अभिमान में आए, और कई सारे थोड़ा सा फॉल्स आइडेंटिटी के बाद में विकर्म भी हो जाते हैं। इतना सारा पैसा एंड थिंग्स आए। तो एक समय आया जब ये इनका बिल्कुल ये बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट हो गए, इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और एक नौकर था, उसको भी उन्होंने निकाल दिया था। और केवल एक छोटा सा घर बचा हुआ था। और बैंक वाले अगले दिन उस घर को भी जब्त करने वाले थे। तो ये आप समझ सकते हैं वो किस हालत से गुजरते होंगे जब इस तरह की सिचुएशन आती है। और वो जो मार्गो थी उस दिन घर में बैठी थी, और एकदम बहुत लो पॉइंट पे सब कुछ चला गया। और जिस घर में वो बैठी थी वो भी अगले दिन जाने वाला है। कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई भी नहीं बचा ना, क्योंकि बहुत सारे कार में कई लोगों को निकाला और इस तरह से किया। तो वहां उस दिन वो बालकनी में बैठी थी और उसने देखा सामने जो है अ, एक भिखारन बैठी है, बेगर बैठी है, होमलेस, घर नहीं था जिसके पास वो पेड़ के नीचे बैठी थी। और वो वहां पर उस दिन इतना डीपली परेशान थी, और बैठे बैठे सडनली उसको समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो एकदम से उसने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कल सुबह ये घर चला जाएगा तो मैं भी जाकर उसके साथ पेड़ के नीचे वहां बैठ जा। बात खत्म हो गई। और उस दिन जो है वो बहुत अच्छे से सोई, बहुत अच्छी नींद आई उसको। और सुबह जब वो उठी, और मॉर्निंग अर्ली आवर्स में उसको बैंक से कॉल आता है कि हम आपको हर तरह की मदद देने को तैयार हैं, और हर तरह से आपका जो कुछ आपने खोया है वो सब आपको हम वापस दिला देंगे।
तो उसने कहा आप तो ये घर जब्त करने वाले थे, तो अभी आप कह रहे हैं मदद दिला के सारा वापस दिला देंगे, तो ये अचानक रातों रात क्या हो गया है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है या बैंक की पॉलिसी चेंज हो गई है? आप बताइए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा रातों रात, क्या हुआ होगा रातों रात? या आवाज क्लियर है अखिला मैम? हाँ हाँ, तो हम्म। अभी कोई आते हैं कह हम। रहा है कोई कह रहा है कि नो आइडिया, फॉल्स आइडेंटिटी ड्रॉप हो गई। या जवाब है तो या बिल्कुल सही, ईगो, तो क्या होता है? ईगो ड्रॉप किया। फिर से बहुत लाइट में या क्या हुआ कि जैसे ही ईगो ड्रॉप किया, परिस्थिति चेंज हो गई। लेकिन फिर भी काफी पेन से गुजरी, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया उन्होंने अपना ईगो, कि कल मैं सुबह जाके उस भिखारन के साथ बैठ जाऊंगी, और सारा सिचुएशन बदल गया। तो क्या हुआ, मैजिक हुआ? बैंक पॉलिसी रातों रात चेंज हुई या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, जो कुछ भी हुआ, बट ये ऐसे ही काम करता है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को जब हम ड्रॉप करते हैं, ये जादू करता है। तो आई होप आपको वो समझ पड़ा होगा, या हम मे बी हम फाइनल थॉट्स किरण बहन से सुनते हैं। या थिंक एवरीवन इज वेरी हैप्पी टू टू लर्न ये जो नया तरीका है, कार्मिक फिलॉसफी कह सकते हैं इसे। ये जो नई बात हमने समझी, क्योंकि हम भक्ति मार्ग का एक बोझा लेकर चलते हैं। ये हमारे अंदर बचपन से जो सुना है, हम बाबा ने कहा नहीं भी होगा तो भी समहाउ हम उस मनमत को परमत को मिक्स करते हैं। पर जब बाबा कहता है कि एक छोटा सा जीवन है संगम युग का, और इसमें आप सभी हिसाब किताब चुकतो हो जाते हैं, तो ये जो दृष्टिकोण हमने देखा है, ये जो हमने समझा कि फॉल्स आइडेंटिटीज को क्रिएट जो की हुई है 63 जन्म, उनको खत्म करना, यही है सभी विकर्मों का विनाश करना, यही है सभी हिसाब किताब चुकतो करना, अकाउंट सेटल करना। और जब ये पता चलता है तो एक्चुअल में हल्कापन लगता है, क्योंकि अब ज्ञान क्लियर हो गया। ये पारस बुद्धि अब ने समझ पाएगी कि अब मुझे करना क्या है ना। उसके लिए भी एक प्रश्न है कि ये इतना सारा हिसाब किताब ये कैसे चुकता होगा, बट इसका आंसर आज के सेशन से बहुत क्लियर हुआ है। या और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम रिकॉर्डिंग में रोज की तरह आप तक पहुंचाएंगे। और ये सब ना विनाश फोर्सेस से सभी बचना तो चाहेंगे ही, और संपूर्ण भी हमें बनना ही है। और बाबा का साथ भी है, बाबा की मदद भी है, और ये नेचर हमें हेल्प कर रही है इस समय, कि वो चाहती है कि सभी सीताएं जागे, और सभी ये दुख से दर्द से छूटे जल्दी से जल्दी, और वापस अपने घर जाए। और घर जाने से पहले भी यहीं अगर फॉल्स आइडेंटिटीज उसकी ख़त्म हो जाती है, तो उससे उस राजकुमार का अनुभव होता है। यही है ये डायमंड एज। सो या कल एक मिलेंगे। छोटा होमवर्क देना चाहेंगे किरण यस, भाई? होमवर्क। होमवर्क सेम ही रहेगा जो शायद कल या परसों था, कि कोई दो सिर को आप आइडेंट, आई होप आप वो होमवर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। एक प्लान बनाया था हमने 30 अप्रैल तक, 3 दिन का। कोई दो रावण को आप आइडेंटिफाई करके वो काम करके, नो सप्लाई है वो सप्लाई मत कीजिए, और अपना माइंड बिजी रखिए राम के टास्क में। तो आप देखिएगा, आप ये प्रयोग करने के बाद आप ही को समझ आएगा कि कितना चैन की फीलिंग होती है। तो या थैंक यू किरण बहन, आप कंटिन्यू कीजिए। यस, नहीं सभी को बहुत पसंद आया सेशन, और ऑल आर इंस्पायर्ड टू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू ऑल। वापस मिलेंगे कल सेम टाइम। ओम शांति।